पराली को आग लगाने के लिए हमें सरकार ने बोला इसको जला दो। अब बोलते हैं ना जलाओ। अगर जलाते हैं ठीक है, बुरी बात है, ये पोल्यूशन पैदा करती है, लेकिन पोल्यूशन को हम क्या करें? हमें भी बताए सरकार कि आप क्या करो, हमें भी कुछ दे तो हम जो हमारा गुजारा कहाँ से होएगा ये बताइए। किसान चाहते हैं कि वो आग ना लगाएं, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो वो अनविलिंगली ये आग लगानी पड़ती है। ये सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करेगी तो हमें यकीन नहीं रहेगा कि ये हमारी सरकार है। लोग किसान क्यों नहीं करवाते पराली, इससे क्यों नहीं कटवा पा रहे हैं? वो महंगा बड़ा पड़ता है, वो ज्यादा महंगा पड़ता है। मशीनरी है नहीं उसके पास। अच्छा, डीजल महंगा है, वो कटाते नहीं, वो ऐसे आग लगानी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कृषि की बात इंद्र के साथ में। और आज ये इंद्र का सलाम आपको मिलता है पंजाब की धरती से। जी हाँ दोस्तों, मेरे दोनों तरफ है धान के खेत। जो लोग अंग्रेजी में इसको जानते हैं, इसको पैडी भी कहते हैं, और बाद में जब इसे प्रोसेस करते हैं तो चावल बन जाता है। लेकिन आजकल ये खबर जो है मुख्य रूप में इस तरह सामने आ रही है, एक स्टबल बर्निंग के रूप में या पराली जलाने के काम पे। जी हाँ दोस्तों, यही वो खेत हैं जो हफ्ते भर के अंदर जिनमें आग लगेगी। क्यों? क्योंकि भारत सरकार और कई और लोग किसानों को सही तौर पे पराली जलाने के अलावा का कोई समाधान नहीं दे पाए हैं। सरकार ने भी कई हजार करोड़ लगाए हैं पराली को हटाने के लिए, पर फिर भी पराली इस देश से खत्म नहीं है। हम बात करेंगे इस एपिसोड में किसानों से, हैप्पी सीडर वालों से, और साथ ही साथ कई और वैज्ञानिक और अर्थशास्त्रियों से कि आखिर में ये पराली की समस्या है क्या, और किसान किस प्रकार से इससे अपने देश को, अपनी जमीन को, और दिल्ली और बाकी शहरों में जो आता धुआं है उसको कैसे रोक सकता है। पापा जी, आप बताएं कि सबसे पहले यहाँ पे क्या उगता था और पराली की समस्या कब चालू हुई पंजाब में और इस इलाके में? मैं जगराज सिंह शेरपुर कलां तो दस रहा बई 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਸੀ ਬਈ ਉਹ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਢੇਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣੀ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਢੇਰ ਮੱਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਕੀ ਸੀਗੇ ਉਸ ਰੀਪਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਰੀਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਕੱਟ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਣਕ ਤਾਂ ਕਿ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਬੀਜੀ ਜਾਵੇ, ਰੀਪਰ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਵਰ੍ਹੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੂਸ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬਾਈਨ ਨੇ ਵੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਵੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਾਹੁਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। डीजल है जो वो बहुत महंगा है। डीजल के ऊपर अगर पराली खेत में जब करते हैं तो इसका खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। इतना खर्चा हमारे बस का रोग नहीं है, क्योंकि हमारा चावल का जो हमें मिलता है मंडी से या सरकार देती है वो बहुत कमती है। या तो उसकी प्राइस बढ़ाई जाए, प्राइस तो नहीं बढ़नी। अगर सब्सिडी देनी है तो हमें सीधे रूप से दें, कोई बोनस वगैरह या चोने के ऊपर बोनस वगैरह दें ताकि हम उसका खर्चा कर सकें जी। अगर वो खर्चा करेंगे तो हमारा जो पराली को आग लगाने की ज़रूरत नहीं। जो बड़ा किसान है वो भी, और जो छोटा 2-3 एकड़ वाला किसान है वो किराए पे करा लेगा, जो भी किसी से कराएगा तो उसके पास भी तो कुछ जाए। अभी जो छोटा किसान है जो 4-5 एकड़ वाला है, सरकार सब्सिडी देती है, उसको क्या मिलता है? उसको तो कुछ नहीं मिलता। ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੱਢਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੀਪਰ ਨਾਲ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਓ, ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾਤੋਂ ਇਹਦੇ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਜਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਗੜਬੜ ਕਰਦੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਵਾਂਗੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਫਸਲ ਬੀਜਾਂਗੇ, ਕਣਕ ਬੀਜਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੰਦ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫੂਕਾਂਗੇ, फूक के फिर ऐसे आधा खत्ता बना के फिर बीजांगे। लोग किसान क्यों नहीं करवाते पराली, इससे क्यों नहीं कटवा पा रहे हैं? वो महंगा बड़ा पड़ता है, वो ज्यादा महंगा पड़ता है। मशीनरी है नहीं
मशीनरी है नहीं उसके पास। अच्छा, डीजल महंगा है, वो कटाते नहीं, वो ऐसे आग लगाने की सोचते हैं। तो भाई साहब अगर मान लो एक किसान अगर पराली ना कटवाए हाँ जी। और कटवाए तो उसमें कितना अंतर पड़ता है, कितने रुपए में किसान को? तो अंतर 2 किलो भी हो तो कहना जैसे मान लो 1 किले में आपने सिर्फ धान काटी दान तो कितना रुपए लोगे किसान से? किसान से वो जो चलता है जिन्ना में खर्चा बनता लूंगा ये तो और लेकिन अगर वो साथ में पराली भी कटवाए तो फिर कितना दाम देना पड़ेगा उसको? पड़ेगा, फिर 2500 रुपया देना पड़ेगा ऊपर से। ऊपर से, अच्छा जैसे काटते जैसे। जी। हाँ जी। आपने हैप्पी सीडर खरीदा था स्टबल बर्निंग रोकने के लिए जी, तो आपका क्या अनुभव रहा है हैप्पी सीडर के इस्तेमाल से और किस प्रकार से हैप्पी सीडर ने इस इलाके की समस्याओं को खत्म किया या बढ़ाया, इसके बारे में थोड़ा बताइए। सर हैप्पी सीडर में सोइंग की उसमें ठीक है, लेकिन उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा, वो जैसे हमने पहले लिया तो इतनी महंगी मशीन नहीं थी। जब उस पर सब्सिडी अनाउंस होती है तो उसकी कीमत एकदम से बढ़ जाती है, तो किसान को अल्टीमेटली वही प्राइस देना पड़ता है सब्सिडी देने के बाद भी। लेकिन वो एक महंगी मशीन है, उतनी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है किसान को, इतना महंगी मशीन। और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे स्टबल आपको मैनेज कर सकते हो, इनएक्सपेंसिव जो हैं तरीके हैं। जी, लेकिन सरकार तो कह रही है कि ये जो मशीन है इसको खरीदनी चाहिए, सरकार ने इतना पैसा दिया है, इतनी सब्सिडी दी है, इतनी सारी इंडस्ट्री बॉडीज आके बात करती हैं कि हैप्पी सीडर खरीदो। क्या हैप्पी सीडर से आपके खेतों में फायदा मिल रहा है आप लोगों को? क्या क्या समस्याएं आती हैं हैप्पी सीडर इस्तेमाल करते हुए? सर हैप्पी सीडर में क्या है कि ये सभी तरह के सॉइल में कुछ नहीं कामयाब, इससे और जो मेथड किसानों ने तैयार किए हैं जो सस्ते भी हैं वो हैप्पी सीडर से भी ज़्यादा कामयाब हैं। इसमें क्या है, हैप्पी सीडर में लास्ट ईयर एक प्रॉब्लम आई, एक सुंडी की एक वॉर्म आया, वो कुछ बहुत थोड़े एरिया में आया, लेकिन वो जो उसकी न्यूज़ फैल गई तो वो कि हैप्पी सीडर वाली जो सोइंग हुई, जो वीट लाई हुई थी उसमें वो प्रॉब्लम आई, तो उसकी वजह से हैप्पी सीडर का एक नाम भी खराब हो गया और लोगों ने उसको रिलक्टेंट हुए उसकी तरफ, उसको अपनाने के लिए। तो अभी ज़्यादा एक और नई मशीन आ गई सुपर सीडर लास्ट ईयर, तो अभी ज़्यादा वो पॉपुलर है, लेकिन वो हैप्पी सीडर से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और छोटे फार्मर के ये दोनों ही मशीनें बस की बात नहीं है। ये खाली 2.25 लाख की तो हैप्पी सीडर थी तब पिछले साल, तो ये खाली 2.25 लाख पे बात ख़त्म नहीं होती। वो किसान का जो छोटा ट्रैक्टर है वो इसको खींच नहीं पाता, उसको ट्रैक्टर बड़ा चाहिए, ठीक है, वो 50 HP से अबव का ट्रैक्टर चाहिए। और वो अगर ट्रैक्टर बदलता है तो उसके जो पुराने इम्प्लीमेंट हैं वो सारे बेकार हो जाते हैं, तो उसको इम्प्लीमेंट भी सारे बदलने पड़ेंगे। और इसका दूसरा सलूशन जो गवर्नमेंट ने बताया कि हम आपको हायरिंग पे देंगे, तो एक गांव में आप 2 हैप्पी सीडर, इतने हैप्पी सीडर चाहिए होंगे इतने बल्क में कि आप 2 हैप्पी सीडर भी आप मुश्किल से एक गांव में मिलेंगे। लेकिन जो सोइंग का, ये वीट सोइंग का टाइम है पैडी के बाद, वो हार्डली 15 दिन का है, तो 15 दिन में एक गांव का जो पूरी सोइंग है ये 2 हैप्पी सीडर नहीं कर सकते। एक हैप्पी सीडर एक दिन में मैक्सिमम 9 एकड़ जो है सुबह से लेकर शाम तक सो करेगा। तो वो किसानों में वो होता है कि सभी का होता है कि मेरी फसल जल्दी वो टाइम पीरियड जो एक्चुअली टाइम पीरियड है सोइंग का, सही टाइम पीरियड है वीट का, उसके बीच में लग जाए। तो सभी को होता है कि जल्दी मेरे खेत में टाइम के अकॉर्डिंग लग जाए, लेकिन वो 2 हैप्पी सीडर से आप कभी भी मैनेज नहीं कर पाओगे। सो ये हायरिंग वाला जो सिस्टम है वो भी कामयाब नहीं है इसमें। जी भाई साहब, अगर हम लोग देखें चारों तरफ, अगर इस समय देखें तो धान के खेत हैं, मतलब कि चावल के खेत हैं हर तरफ। इनमें से कितने प्रतिशत खेत में लोग जो है स्टबल बर्निंग करते हैं आपके हिसाब से? इसमें इंद्र जी ऐसा है कि बहुत सारे लोग अभी चाहते हैं कि वो अपने खेत में, किसान चाहते हैं कि वो आग ना लगाएं, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो वो अनविलिंगली ये आग लगानी पड़ती है। जो अगर आपने इम्प्लीमेंट के साथ, वो सिंपल रोटावेटर के साथ या किसी और तरीके से इसको स्ट्रा को मैनेज करना पाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ऑपरेशंस होते हैं ट्रैक्टर के,
तो अभी डीजल का जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आप देखिए कि डबल हो गया लास्ट 4-5 ईयर्स में। डीजल का जो प्राइस है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो इतनी अभी किसान के बस की बात नहीं है कि वो इतना, जो छोटा फार्मर है वो नहीं अफोर्ड कर सकता कि इतना वो खर्चा कर पाए। तो उसको ईजी लगता है कि मैं इसको जला दूं। बहुत सारे किसान हम उनसे मिले तो उनका ये कहना है कि मैं अपने खेत को आग नहीं लगाना चाहता, लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं है। और कुछ गवर्नमेंट ने किसानों को अपने खिलाफ कर लिया कि ये बोल के कि हम आपको, किसान तो पहले ही दुखी था कि इसको कैसे मैनेज करें, महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है तो मैं स्ट्रा को कैसे मैनेज करूं। उसको ये बताने के बजाय कि आप कोई अच्छे मेथड निकालने के बजाय गवर्नमेंट ने किया कि हम आपको फाइन लगा देंगे जी आपने अगर आग लगाया तो वो किसान जो है वो, उसको लगा कि गवर्नमेंट तो मेरे खिलाफ है। तो वो उसने सोचा कि मैं तो, आप अगर ऐसा बोलोगे तो मैं लगाऊंगा जरूर। तो मतलब उल्टा हो गया सारा काम। तो गवर्नमेंट का जो ये तरीका था वो भी बड़ा गलत है। और जो दूसरा उन्होंने हेल्प करनी चाहिए वो कैसे की कि हम आपको मशीनें देंगे, लेकिन वो महंगी मशीनों में गवर्नमेंट का, जैसे मैंने पहले ही बताया कि जब ये मशीनें जिसपे सब्सिडी अनाउंस होती है उसकी कीमत एकदम से बढ़ जाती है। तो ये एक लॉबी है, उसमें क्या है कि किसान को कोई बेनिफिट नहीं होता। जो मैन्युफैक्चरर हैं बीच में पैसा ऐसे ही हो जाता है, किसान तक वो सब्सिडी का पैसा पहुंचता ही नहीं है। तो उसको इसका जो पैसा गवर्नमेंट बोल रही है हमने इतना पैसा लगा दिया स्टबल बर्निंग रोकने के लिए, वो किसान को तो कुछ भी नहीं मिला। यहाँ पे मशीनें मिली, वो मशीनों से उल्टा उसने अपना खर्चा और बढ़ा रही है जिसने वो मशीनें ली। वो बड़ा फार्मर के लिए ठीक है, लेकिन छोटा फार्मर के लिए तो और खर्चे की बात हो गई। मेरे हिसाब ਨਾਲ ਤਾਂ 80% ਹੀ ਜਲਾते ਆ, 80% ਹੀ ਜਲਾते ਆ। ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਆਤਾ, 90 ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਛੀ ਦੇ ਵੀ 90 ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਏਕੜ ਮਗਰ 40 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪੇ ਖਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ 100 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਹੱਥ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਪਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਹੋਵੇ 2 ਕਿਲੋ ਤਾਂ ਹੱਥੋਂ ਤੇ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਐ ਪਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਗਾਨਾ ਚਾਹੇ ਕਾਹੇ ਨਾ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋਈ ਪਈ ਆ, ਜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਰੋੜ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਜੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਜੇ ਬੁੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦੇ, ਰੋੜ ਕੇ ਕਰ ਦੇਈਦਾ, ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੀਟਰ ਖਾ ਜਾਣਾ, 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੀਟਰ ਆ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਉਣਾ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂਗੀ। ਜੇ 1.5 ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਉਹ 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ नहीं ਇਹਦੇ ਚ। सरकार से अगर मदद चाहिए पराली रोकने के लिए तो क्या करना चाहिए किस सरकार को या लोगों को? ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਵੇ, ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਮਚਾਉਣ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਵੇ, ਬਹਾਈ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਫਿਰ ਪਰਾਲੀ ਖਪਤ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਪੈਸਾ ਦੇਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਵਾਹ ਬੂ ਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਦੇ। जी ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਤੋਂ ਹੋਤਾ नहीं खर्चा इतना, तो पराली सातों फिर मचानी पड़ती है सानू। हमारे घर में तो 5 किलो चावल आ जाए पूरा साल निकल जाता है। पूरे साल में हम क्या करते हैं, बेचने के लिए बोते हैं बस। ये तो पंजाब को यूनिवर्सिटियों ने, सरकार ने प्रेस किया धान के लिए, हमें नए नए बीज दिए, नए नए फर्टिलाइजर वगैरह दिए, पेस्टिसाइड दिए, ये करो ये करो। अब बोलते ये कुछ ना करो ना बो। अब पराली का भी है ऐसा, पराली को आग लगाने के लिए हमें सरकार ने बोला इसको जला दो। अब बोलते हैं ना जलाओ। अगर जलाते हैं ठीक है, बुरी बात है, ये पोल्यूशन पैदा करती है, लेकिन पोल्यूशन को हम क्या करें, हमें भी बताए सरकार कि आप क्या करो, हमें भी कुछ दे तो हम, जो हमारा गुजारा कहाँ से होएगा ये बताइए। लेकिन हमारी मजबूरी, हम क्या करें, जो हमारा रोजाना का खर्च है जहाँ और है, जो सरकार ने जहाँ और हमें सहूलतें दिया, बड़ी बड़ी टेलीविज़न वगैरह और खर्चे दिए हैं, हमारे बच्चों को स्कूल में पढ़ाना है, वो कहाँ से खर्चा आएगा। अभी भी जो है हमारे पूरा नहीं पड़ता है, बहुत मुश्किल है। ज़िंदगी को खींच के निकाल रहे हैं, तो ये मुश्किल है। सरकार को तो कुछ करना पड़े। सरकार तो ऐसा लगता है हमें भाई सरकार चोरों की है और चोर है, सब हमें लूटने हैं, किसान को लूट रहे हैं हर तरीके से, कोई कुछ देने को तैयार नहीं। हम सरकारों के ऊपर कैसा यकीन करें
कि हमारी सरकारें हैं। ये सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करेगी तो हमें यकीन नहीं रहेगा कि ये हमारी सरकार है। हाँ, हम आज़ाद मुल्क के शहरी हैं। हम कौन सी आज़ाद मुल्क के शहरी हैं? कौन सी आज़ादी है हमारी? हमारे बच्चे हम बाहर दूसरे मुल्कों को भेजने के लिए तैयार हैं, बच्चे यहाँ रहने के लिए तैयार नहीं। जिस बच्चे को पैदा किया वो बाहर चला जाएगा, घर नहीं आएगा। हम क्या करेंगे यहाँ? क्या हम कैसा, ये धान की फसल ने हमें क्या दिया है? कुछ नहीं दिया, हमें बर्बाद कर दिया। हमारी मिट्टी पानी सब कुछ बर्बाद किया है। और क्या करें? ये तो सरकार कुछ करे तो ठीक है, नहीं तो भाई यहाँ तो पंजाब तो मेरे ख्याल में उजड़ जाएगा, बाहर जाए चला जाएगा। बाहर भी कहाँ जाएंगे? मजदूरी करेंगे, कुछ करेंगे। और ये कैसी फील्ड है? आपके नीचे जो भूसा लगा हुआ है, क्या चीज़ है? थोड़ा बताइए इसके बारे में हम लोगों को। ये कुदरती खेती का जैसे कि ये प्राण है, इसके बिना जो खेती हम करते हैं वो संभव नहीं है। और ये प्रैक्टिकली सृष्टि का जो नियम है सबसे अटल है कि पुराना दे दो नया ले लो। एक गन्ना आएगा ते वो मतलब इदा बेस है, मतलब कुदरती खेती का बेस है ये। तो जी देखो, ये जो लोग तो कहते हैं जी पराली जलानी पड़ती है, लेकिन आपने शायद से पराली यहाँ पे बगल में बिछा रखी है, क्या ये सच बात है? आपके सामने ही है, तभी तो मैं आपको खेत लेके आया हूँ। क्योंकि बातों में शायद हम बैठ के बात करते हैं कि ये ज़रूरी है, पर हम प्रैक्टिकली जब खेत में देख रहे हैं, आप देख ही रहे हैं जहाँ बिछाई है उसका क्या फ़र्क है और जहाँ नहीं है तो वहाँ क्या फ़र्क है। और इसकी जो रियलिटी है कि अगर ये हर किसान को समझ में आ जाए तो ये मतलब रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर की फील्ड में हो सकता है। क्योंकि आपके सामने है, हमने 3 फसलें ली हुई हैं, एक गन्ना, एक लहसुन और एक सौंफ। ये तीनों एक जगह है। और इसकी मल्चिंग का कारण क्या है कि अगर इसमें मल्च की हुई है बेड के ऊपर तो उसका फ़ायदा बहुत है, क्योंकि उसकी रूट जोन बढ़ जाती है। जितनी रूट जोन बढ़ेगी उतनी प्लांट की हाइट बढ़ेगी और उतनी ही उसकी मोटाई बढ़ेगी। आप अप्रैल में आइए और यही फील्ड में हम दोबारा इंटरव्यू करेंगे और देखेंगे जो इसमें लहसुन होगा या सौंफ होगी या गन्ना होगा वो केमिकल के बराबर होगा। तो जी आपके हिसाब से सबसे पहले पराली लोग जलाते क्यों और कितनी बड़ी प्रॉब्लम है इस समय पंजाब में ये? उसका नियम क्या है कि सरकार ने फार्मर्स को मोनोकल्चर दिया हुआ है। एक ही चीज़ है जो मतलब धान और कणक, और इसके सिवा तीसरी फील्ड में एमएसपी नहीं है। तो जो आप हमारे आसपास देख रहे हैं कि 99.99 में ये दोनों फसलें ही लगी हुई हैं, तो उसमें इसका बदल उनको ढूंढना मिल ही नहीं रहा है। तो वो जल्दी का सिस्टम में ये किया कि अभी टाइम नवंबर हो जाना है तो कनक का टाइम मतलब निकल जाएगा अगर वो संभालने के लगेंगे, इसलिए वो जल्दी अपना काम निपटाना चाहते हैं। इसका कारण ही है कि मोनोकल्चर ही सबसे बड़ा कारण है जो पंजाब में इस टाइम है। तो पराली को अगर प्रॉब्लम को ख़त्म करना है तो क्या आप कहेंगे सारे किसानों को मल्च करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारी समस्या भी आती है मल्चिंग में, जैसे पैसा, कटाई का पैसा, डीजल का पैसा, दाम बढ़ गए हैं। नहीं, कोई इतना नहीं आता है, क्योंकि नियम क्या कहता है कि हमें अपनी खेती उनको समझानी पड़ेगी। अगर हम अभी बहुत फार्मर्स हैं वो मेरे को देख के लहसुन ऐसे उगाने लग गए, वो कहते ये गुड़ाई नहीं करनी पड़ती, कितना खर्चा बच गया। क्योंकि अगर मैं इस पर मल्च ना करूं तो इसमें कितना ज़्यादा 4 या 5 पानी लगाने पड़ेंगे। अगर अब मल्च की हुई है तो सिर्फ 3 पानी या 1-2 पानी से ही इसका हल होता है। और इसकी जो गुड़ाई है वो 1 एकड़ में 8 से 10 हज़ार रुपये पड़ जाएगी अगर मैंने मल्चिंग ना की होती। अभी मेरा 10 हज़ार रुपया वो भी बच गया। तो और मोर ओवर क्या है कि ये जितनी पराली है जब मार्च अप्रैल में ये खाद के रूप में तब्दील हो जाएगी, तो मेरे को जो आगे खाद देनी थी वो खाद देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये अंधेरे में माइक्रो जो सूक्ष्म जीवाणु है वो दिन रात काम करते हैं। और पानी कम देने की, क्योंकि फसल को पानी नहीं चाहिए, उसको सिर्फ सिल चाहिए, जो मॉइस्चर, जो ह्यूमिडिटी कह लीजिए। तो अगर वो मतलब रहेगी तो वो मतलब रूट जोन बढ़ेगा। रूट जोन बढ़ने से जितनी भी क्रॉप आप केमिकल के बराबर ले सकते हैं। ये नियम है सृष्टि का, क्योंकि 5 चीज़ें इकट्ठी है, भूमि, गगन, वायु, अगन, नीर। तो इस तीनों को, जो 5 को समझ गया वो महावैज्ञानिक कह लीजिए, और किसान का इसमें पोटेंशियल मतलब उसके बराबर है साइंटिस्ट। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।